वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ हैं हस्बे मामूल हस्बे रवायत चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज का हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल हस्बे रवायत आज़ाद कश्मीर के मौजूदा इलेक्शन, उसके बाद की सूरत हाल और पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सियासी मसाइल। और एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, हमारी रियासत के नाम के साथ लिखा हुआ है आजाद रियासत जम्मू व कश्मीर, जिसको इंग्लिश में वो शॉर्ट करके AJK लिखते हैं। लेकिन मुझे अजीब सा लगता है कि उस रियासत का एक सियासी रहनुमा एक इलेक्शन लड़ता है। खैर, हमें तो उसमें इलेक्शन लड़ने की अगर इजाजत नहीं है तो बाद की बात है, पाबंदियां हैं। जो लड़ता है वो 25 या 24 मेंबरान असम्बली का एक ग्रुप लेके जीत के जब मुजफ्फराबाद के ईवानों की तरफ सफर करना चाहता है तो फिर हमारी आजादी उस वक्त सलब हो जाती है कि वजीर आजम को नामजद करने के लिए हमारा एक और आका हमारे ऊपर बैठा होता है। नाम है आजाद कश्मीर का, लेकिन हमारे हस्ब इख्तिदार को या हस्ब इख्तलाफ को बनाने वाले कोई और हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा लाखों वोट लेने वाले सीटें पीछे रह जाती हैं और कम वोट लेने वाले आगे चले जाते हैं। फिर इंटरव्यू होते हैं, मसाइल पूछते हैं कि क्या होगा, कैसे हम आपका चुनाव करेंगे। तो फिर ऐसी आज़ादी का क्या फायदा। फिर वो डिप्टी कमिश्नर या AC या पटवारी लगाने तक बात ठीक है, रियासत के मसाइल हल नहीं होते। हम चलते हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी के पास और उनसे बात करेंगे इस मौजू पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जैसा कि खैर आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारी रियासत आज़ाद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। आओ जाओ खाओ जाओ, आओ जाओ खाओ जाओ। तो आपसे बात मैंने ये पूछनी थी कि इलेक्शन हुए परसों 25 को, जमातें जीती हैं, किसी ने 25 सीटें ली, आज 26 होगी, किसी की या 24 हो गई, 11 हुई, 5 हुई। नबील कबूल साहब ने बड़ा प्यारा एक वो कहा कि हमें 16 का वादा हुआ था लेकिन हमने 11 ली और अल्लाह का शुक्र है कि हम इसी पे शुक्रगुजार हैं किसके, जिन्होंने हमें 11 दी, और अल्लाह के कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि इतनी बड़ी हम बारगेनिंग कर सके। आज मुस्लिम लीग नून ने यह ऐलान कर दिया है कि हम 25 से तहरीक चलाएंगे। देखें तहरीक कैसे होती है, तहरीकें बहुत चलती हैं। मरियम नवाज साहब को कोरोना हो गया, जस्टिस फाइज ईसा साहब को कोरोना, उनकी बीवी को कोरोना, इससे पहले जस्टिस वकार सेठ साहब को कोरोना हुआ था, शायद आपको याद है। तो ये कोरोना भी आ गया बीच में, मरियम नवाज को भी आ गया, नून लीग वो सियालकोट वाली सीट हार गई। अब हम आज़ाद कश्मीर की सियासत पे आते हैं कि कौन बनेगा, वो जिस तरह हमारे टीवी शो में होता है कौन बनेगा करोड़पति, तो इसी तरह आज बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, हम आज़ाद कश्मीर हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को, ये शिमला एग्रीमेंट के बाद सबसे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की ब्रांच आज़ाद कश्मीर में कायम की गई जी। ये एक तरह की हिंदुस्तान की नकल थी, क्योंकि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ कांग्रेस पार्टी की ब्रांचेस थी। RSS तो आपको पता है कि प्री पार्टीशन से भी जम्मू में उनकी एक ब्रांच थी। जी जी। दीगर पाकिस्तान जो इंडिया की पार्टियां थी उनकी भी मकामी ब्रांचेस थी, और लोकली जो मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, शेख अब्दुल्ला साहब वाली जमात। जी, शेख अब्दुल्ला साहब की जमात। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी गए जम्मू के कुछ एरियाज में मौजूद थी। जी और ख़ास करके अगर बिफोर पार्टीशन
आप कह सकते हैं कि दो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक अगर उनको मकामी पॉलिटिक्स में देखा जाए तो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में बनाई गई थी, जी और उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब जो हैं वो उसके सदर थे, और चौधरी गुलाम अब्बास जो है वो सेक्रेटरी जनरल। जी बाद अज़ां दोनों रहनुमाओं ने मिलके रियासत जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन थी उसके पेश नज़र उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया, और कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे रियासत जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिलाखर एक कौमी पार्टी हो। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो नाम है ये मुतरश्शिह होता है कि ये मुसलमानों की जमात है, वेयर एज की रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तो बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो अगर कौमी पार्टी बनानी है तो फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम को तब्दील करना पड़ेगा। जी हालांकि उस वक्त जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अगर उस वक्त के मैनिफेस्टो को देखें तो वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव बुनियादों पे था, और उसमें कम्युनल एलिमेंट कम था। बट नाम से जो चीज़ मुतरश्शिह हो रही थी तो उस नाम पे बहुत सारे लोग मोतरज थे। जैसे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे दोस्त अहबाब जो है वो मोतरज रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां बनी हैं इन सब का नाम है जम्मू कश्मीर, आल जम्मू कश्मीर। तो लिहाजा उसमें जो है वो इन एरियाज की जो है वो नेगेशन होती है, चूंकि जम्मू भी एक प्रोविंस है और वैली कश्मीर है अभी जी एक एक प्रोविंस है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का। और अनटिल एंड अनलेस कि इन इलाकों का या तो नाम उसमें इंडक्ट हो या फिर कोई कॉमन नाम तलाश किया जाए, जिस पे हम लोगों ने बाद अज़ां जब हमने देखा कि भाई ये वाकई एक वो है, तो हमने अपनी पार्टी का नाम चेंज किया, और उसको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, नाम मतलब यह कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर यानी रियासत हाय मुत्तहदा तमाम कश्मीर उसका नाम रियासतें था। के जो जी और फिर जो है ना वो पार्टी का नाम भी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी रख लो। जी दूसरी बात ये थी कि चूंकि इस वक्त हम कोई पार्टियों की हिस्ट्री बयान करने के लिए नहीं, आज तो बहरहाल मेरा हमारा मौजू है हाँ, ये मौजूदा क्या हो मौजूदा रहा है। सूरत हाल, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को भी समझने के लिए छोटा मोटा तारीखी पस मंजर में जाना जरूरी है। अब हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने डे फर्स्ट से कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन का हिस्सा है। क्यों? कि लेजिटिमेट रूलर्स जो था उसने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन की। अब किन हालात में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुई इस पे भी इस वक्त हम बहस इसलिए नहीं करते कि 22 अक्टूबर को है जो 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 कत्लो गारत गरी हुई, और रियासत की फौज जो है वो नाकाफी थी लोगों की लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो उन्होंने, हालांकि महाराजा की जो इंटेंशंस थी वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर की थी, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया या पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई हलाक किया जाए। अलबत्ता दोनों मुल्कों के साथ वो कोर्डियल रिलेशन चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो करने की कोशिश की। अब यह है कि पाकिस्तान ने जब 71 की वॉर हारने के बाद बांग्लादेश का क़याम अमल में आ गया, उसके बाद पाकिस्तान के जो जंगी कैदी बने वो जी हिंदुस्तान के अंदर थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए थे उस वक्त तक। जी और वो गए, और अल्टीमेटली जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ उस माहिदे को वो मशहूर है ऐसे शिमला माहिदा जैसे जैसे माहिदा ताशकंद, तो इसी तरह ये माहिदा शिमला शिमला है। शिमला तो शिमला माहिदे के तहत जो है वो आप कह सकते हैं कि पाक बहुत सारे इलाके जो हिंदुस्तान ने 65-71 की जंग में ले लिए थे, उसी माहिदे के तहत वो इलाके उनको वापस किए गए। फिर जंगी कैदी भी उसी मायदे के नतीजे में जो है ना वो वापस आए। तो मसला ये है कि उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोशिशें शुरू कर दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जिसमें उस वक्त के जो जो वज़ीर कानून थे वो अहमद रज़ा खान साहब कसूरी थे। कसूर और कसूरी साहब जो है वो, उनकी क्रेडेंशियल ये थी कि वो पाकिस्तान के बहुत ही रोशन ख्याल
लोगों में उनका शुमार होता था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। तो जब उनको ये तजवीज़ दी गई तो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी की वहाँ ब्रांच कायम की जाती है तो इससे ये है कि रियासत मसला कश्मीर पे उसके असरात जो है वो कोई अच्छे मरतब नहीं होंगे। बाद अज़ां आपको पता है कि कसूरी साहब इख्तिलाफ करके अलग हो गए। फिर जिस वक्त जो है वो और उस वक्त तक के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रूल ऑफ बिजनेस थे वो एक्ट 1970 के तहत चल रहे थे। जी। आज़ाद कश्मीर में भी चूंकि इलेक्शंस पाकिस्तान के साथ ही हुए थे तो उस वक्त सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जो है, चूंकि सदर का जो इंतखाब होता था वो बराह रास्त लोगों के वोटों से था, तो वो मुंतखब हुए थे और वो सदर आज़ाद कश्मीर थे। बहरहाल बाद अज़ां जब कसूरी साहब ने इसको नहीं किया तो जब अब्दुल हफीज पीरज़ादा साहब आए तो अब वज़ीर कानून बने पाकिस्तान के, तो फिर एक यानी पीपल्स पार्टी के क़याम से पहले इन्होंने एक्ट 74 जो है वो आज़ाद कश्मीर में, यानी वो जो एक्ट 70 को ख़त्म करके एक्ट 74 जो है वो थोपा, नाफज किया। जिसमें ये समझें कि आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी या जितने भी रूल ऑफ बिजनेस थे उनको चेंज कर दिया। ये अलग बात है कि इस पे भी बड़ी डिबेट रही है, लेकिन बिलाखिर एक्ट 74 को जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको शौकत साहब, ए, एक ए, अर्ज, मैं आंखों में थोड़ा सा वो ड्रॉप्स डालो, मेरी आंखें ठीक नहीं है। मैं 1 मिनट वीडियो मेरी बंद करता हूँ, आप करें बात, आप बात करें। मैं बात कर रहा हूँ, आप डाल लें कौन से, तो वीडियो ना बंद करें, वॉइस बंद कर दें। तो उसके बाद जिस वक्त जो है एक्ट 74 को लागू किया गया, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो है वो वफाक ने मदाखलत करके तोड़ फोड़ की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी दो हिस्से बन गए। उसके बाद जो है वो लिबरेशन लीग की जो क़यादत थी उन पे भी बेइंतहा प्रेशर डाला गया, मरहूम कैश खुर्शीद और भी जो ग्रुप्स थे। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि लिबरेशन लीग को बी पीपल्स पार्टी में जम कराया गया जी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वो दड़ा जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ था, सरदार इब्राहिम खान जो उस वक्त है, यानी जब सरदार कयूम साहब सदर आज़ाद कश्मीर थे तो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो सदर थे, लेकिन एक धड़े को लेके तो वो भी अलग हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पीपल्स पार्टी में जम कर दिया गया। तो इस तरह इस लीडरशिप ने एक तरह का कंप्रोमाइज किया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखे बगैर पाकिस्तान का जो बैरून दुनिया मसला कश्मीर पे जो स्टैंड था, जो इस खित्ते के बारे में स्टैंड था, उन सब चीज़ों को आप कह सकते हैं कि बालाए तार रख के तो पीपल्स पार्टी की ब्रांच जो है वो कायम की गई। उससे पहले जी। ब्रांच जमात इस्लामी की मौजूद थी, लेकिन वो अपने दाखिली मामलात में या रियासती मामलात में वो जमात इस्लामी बहुत ही बाख्तियार थी। वो चाहे वो इलेक्शंस हों, जो भी मैटर्स हों, वो रियासत जम्मू कश्मीर के ही तनाज़र में अपने फैसले करते थे। मरकज़ी जो जमात इस्लामी थी वो पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में वो उनकी अखलाकी या शायद माली तौर पे मदद करती थी, लेकिन किसी एतबार से भी वहाँ जमात के इंतखाबात में या उनके अंदरूनी जो रियासती ब्रांच थी उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे। बाद अज़ां आप ये कह सकते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी की देखा देखी दीगर पार्टियों ने भी रुख किया। अलबत्ता मुस्लिम लीग जो थी, जो जिसकी क़यादतें मुख्तलिफ होती रही हैं, उन्होंने नाम बदलती रही है। नाम बदलती रही हैं, ग्रुप बनते रहे। मुस्लिम लीग के आपको पता है कि बहुत ब्रांचेस थी इसकी, बहुत ग्रुप्स थे इसमें। कोई जो है वो अयूब खान के आगे पीछे थी, कन्वेंशन लीग बनी, कयूम ग्रुप बना, मलक कासम ग्रुप बना, पीर पगाड़ा ग्रुप बना। अलबत्ता ये है कि मुस्लिम लीग की जितनी भी ब्रांचेस थी उन्होंने जो है वो ये फैसला किया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही हमारी पार्टी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी में हम बराह रास्त हैं अपनी कोई ब्रांच नहीं कायम करेंगे मुस्लिम लीग के नाम से।
और ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने बहुत लंबे अरसे तक के अपने इस फैसले पे कायम और दायम रही। अलबत्ता जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफ हो गया, खास करके जो हर 1999 वाला, उस वक्त 99 वाला, अतीक साहब ने जाका मिलिट्री डेमोक्रेसी ना मिलिट्री डेमोक्रेसी का तो स्लोगन बाद में आ गया ना। वैसे तो ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी कभी अपने, वो ठीक है दाखिली मामलात में तो वो आज़ाद थी, लेकिन उसकी अपीजमेंट की पॉलिसी ये थी कि अपने नुमाइंदों को, यानी अपने एमएलएस का जब वो टिकट जारी करते थे तो वो टिकट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की किसी न किसी पावरफुल शख्सियत से उनको दिलवाया करते थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में अमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि ये असल में वजारत अमूर कश्मीर इसको सपोर्ट करती है। और फिर ये है कि जो चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आपसी जो इख्तलाफात हुए, खास करके जिस वक्त सरदार कयूम साहब तो सियासत से एक तरह का अलग हो गए, बीमार थे, तो जब अतीक खान साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो अतीक खान साहब के दौर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पे दर पे जो है वो ऐसे इख्तलाफात हुए कि जिसमें ग्रुप बंदी हुई। अल्टीमेटली जो राजा जो फारूक हैदर साहब थे, इनकी क़यादत में एक बड़े ग्रुप ने मुस्लिम का यानी अतीक खान साहब से इख्तलाफ करके तो रिजाइन कर दिया और ये कोशिशें शुरू कर दी। और इन कोशिशों में आप कह सकते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और दीगर लोग भी ये कोशिश करते थे कि मुस्लिम लीग नून की, यानी मुस्लिम लीग नवाज की जो है वो आज़ाद कश्मीर में ब्रांच कायम कर दी जाए। लेकिन बहुत अरसे तक आप ये कह सकते हैं कि जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब थे वो इसके हक में नहीं थे कि वहाँ अपनी पार्टी की ब्रांच कायम की जाए, बावजूद इसके कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मजबूजा रोल से वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। और जिस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को बहुत ही बी टीम बना दिया एस्टेब्लिशमेंट की, और ख़ास करके जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से ऑस्ट किया गया और मिलिट्री कू हुआ, तो फिर फौरन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ उसने हाथ मिला दिया और उनकी तारीफ और तोसीम में तमाम जो है वो क्लबें मिलाने लगी। तो वहाँ फिर ये है कि इन जिन लोगों ने इख्तलाफ किया था और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायम करना चाहते थे, तो मुस्लिम लीग कायम करना चाहते थे, तो उनको इजाज़त नहीं थी। अलबत्ता ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया गया, हालांकि नवाज शरीफ साहब जलावतन थे, और जलावतनी के बाद जिस वक्त वापस मुल्क में आए, जब उनकी जलावतनी खत्म हुई, तो उसके बाद उनको अग्री किया गया और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम लीग की भी ये ब्रांच कायम हुई और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इसमें शामिल हुए। और ख़ास करके जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बरसरे इक़्तिदार आ गई, तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए और उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ, मुस्लिम लीग जो है वो वहाँ की रूलिंग पार्टी बन गई। इसी तरह के एमएलए बहुत सारे जो मुख्तलिफ पार्टियों के थे वो इसमें, कुछ पीपल्स पार्टी के थे, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ओरिजिनली तो इनकी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, तो मेजॉरिटी लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आ गए थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग बनने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बल्कि पिछले इलेक्शन में तो शायद उसने कोई 3 सीटें या 2 सीटें ली थी, तो यानी जो 2016 के थे, इस लेकिन दफा तो लेकिन मौजूदा इलेक्शन में उनको सिर्फ 1 सीट मिली। जी और वो भी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड हैं सरदार अतीक खान साहब, वो अपने एमएलए बन पाए। उसके बारे में भी मुख्तलिफ कहानियां हैं, क्योंकि इस वक्त तो हम उन चीज़ों पे कि इलेक्शंस में किन किन लोगों के साथ क्या क्या प्रोमिस किए करके उनको स्टैंड करवाया गया, वो तो एक लंबी दास्तान है। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्रांचेस जो है, ख़ास करके जो पार्टियां इक़्तिदार में आती गई, उन्होंने अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड किया। सबसे पहले इसकी इब्तिदा पीपल्स पार्टी से हुई, फिर मुस्लिम लीग नून ने इसको फॉलो अप के तौर पर अपनी ब्रांच कायम कर दी, और अब पीटीआई की भी है। तो सो दैट ये, यानी जब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की ब्रांचेस कायम हुई हैं, तो उस वक्त से लेके तो आज तक वही पार्टियां वहाँ हुकूमत बनाने की पोजीशन में रही हैं, जिनका मरकज जो है वो पाकिस्तान में है, और ये बतौर ब्रांच
उन पार्टियों के काम करते हैं। आप सबसे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, फिर मतलब यह कि दूसरी दफा भी जब इलेक्शन हुए, पहले तो भुट्टो साहब के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। फिर जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो इक़्तिदार में आई, तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। लेकिन उस वक्त भी वजीर आजम की नामजदगी पे आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी फिर उसमें इख्तलाफ पैदा हुआ। और उस वक्त चूंकि सरदार इब्राहिम साहब पीपल्स पार्टी के सदर थे, और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो बीइंग ए मरकजी चेयरपर्सन होने के उन्होंने इनको, सरदार इब्राहिम को, जो जो मकामी सदर थे, उनको वजीर आजम नामजद करने के बजाय मुमताज राठौर साहब को नामजद किया, और मुमताज राठौर साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। सरदार इब्राहिम साहब ने एहतजाजन जो है वो फिर पीपल्स पार्टी से वो मुस्तफी हो गए, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के नाम से, यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी कायम की, जो अभी भी मौजूद है। असम्बली में एक नशिस्त उनकी हमेशा जो है वो होती है असम्बली में, जम्मू अब तो वो कश्मीर। तीसरी नस्ल में आ गई ना जी, जो नशिस्त। तो सो दैट ये मुख्तसर सा ओवरव्यू है, और ये जाने बगैर, जिसमें जो जो बात मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ऑन कश्मीर इशू एक डिफरेंट स्टैंड है इंटरनेशनली, और वो स्टैंड ये है कि ये इलाके मुतनाज़ा है। लेकिन जितने भी मुबस्सरीन हैं वो इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये डिफेक्टो, यानी यहाँ कोई भी डिजरो हुकूमत नहीं है, ये डिफेक्टो हुकूमत है जो पाकिस्तान की आशीर्वाद से कायम होती है, और इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी उतनी ही है जितनी पाकिस्तान उनको देना चाहता है। असल हुक्मरान तो वहाँ लेंट ऑफिसर्स हैं, और पाकिस्तान का अभी भी जो ऑफिशियल स्टैंड है वो इन इलाकों के मुतनाज़ा होने के। लेकिन जो जो शवाहिद और जो न्यूज़ जो है वो पॉलिसी साजों के उससे बाहर आई है, वो ये है कि अब पाकिस्तान की इंटेंशन जो है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए, उसको 5th सूबा, और इसको 6th सूबा बनाया जाए। एक सवाल सर, एक सेकंड। जी जी अगर पाकिस्तान जी। गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर जो है यो इसको अपना सूबा बना लेता है, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें खत्म हो जाएंगी, जो 48 और 53 49 वाली वो जो दूसरी है? देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी प्रोसीडिंग्स रही हैं, और जो जो भी वक्तन फवक्तन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट तब्दीलियां लाती रही है, उन्होंने हमेशा यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन को मुतमईन किया कि ये सब हमारी अरेंजमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका जो है वो यानी कश्मीर के मुस्तकबिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया ने, चूंकि आपको पता है कि सबसे पहले इलेक्शन करवाए थे 1953 में, और जब उन इलेक्शंस को कहा गया था कि ये इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने उस पर बड़ा शदीद जो है वो एहतजाज भी किया, एहतजाज और किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो एक लंबी चौड़ी कंप्लेन भी फाइल की। तो उसके जवाब में इंडिया ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि चूंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ कोई फर्द रूल नहीं करता बल्कि यहाँ डेमोक्रेसी रूल कर रही है, तो हम कैसे अपने ज़ेरे इंतजाम एक इलाके के अंदर डेमोक्रेसी को जो है वो मौका न दें, और उसको किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर वो करें जिसको कोई एक फर्द रूल करता हो। तो लिहाजा डेमोक्रेसी का जो जो फलसफा था वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, और उन्होंने ये कहा कि इससे किसी किस्म की कोई मटेरियल चेंज नहीं होगी, इसके असरात यहाँ के इलेक्शन से कोई असरात जो है वो मनफी उन रेजोल्यूशंस पे नहीं पड़ेगा, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने इंडिपेंडेंटली, यानी हम एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या चेंजेस लाते हैं, इन चेंजेस का ताल्लुक जो है वो फ्यूचर स्टेटस ऑफ रियासत जम्मू कश्मीर में कोई नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा जो है वो वहाँ लेजिस्लेटिव, वहाँ जो क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर अलाबिया के इंडिया के साथ है दो, ये जो इंडक्ट हुई है 370 और 35A, क्योंकि उससे पहले को उससे पहले स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट सब्जेक्ट था,
कि कोई भी नॉन स्टेट जो है वो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया से ली कि भाई हमारी डेमोग्राफी किसी सूरत में भी चेंज नहीं होगी, हमारे वो राइट्स जो हमने इनहेरेंट किए हैं वो एज इट इज बरकरार रहेंगे, और हमारा अपना फ्लैग होगा, और ये जितनी भी चीजें हैं वो ये यहाँ जो है वो पाकिस्तान का हमेशा इस हुकूमत को एक डिफरेंट रोल जुबानी कलामी दिया जाता रहा, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो यहाँ ना तो कभी कोई इलेक्शन जो है वो फेयर हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर महाजरीन के नाम से जो 12 सीटें कायम की गई हैं, उन सीटों का बहुत हुकूमतें बनाने में और बगाड़ने में बहुत मेजर रोल होता है। अब भी 40% उधर से आई है ना। नंबर एक, आज भी आप ये देखिए ना कि पीटीआई को जो सीटें मिली हैं, 12 9। सीटों में से 9 सीटें जो है वो पीटीआई को मिली हैं, 2 तो सीटें जो है वो नून लीग को, और 1 सीट जो है वो तो पीपल्स पार्टी को। ये जो पीटीआई ने टोटल जीती है, इसमें से 40% वहां से हैं। ऑफ कोर्स, मतलब यह है कि आप देखें ना कि 25 सीटों का अगर वो किया जाए तो उसमें से अगर 9 सीट्स जो है ना वो माइनस की जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि 16 16 सीटें बनती थी। और ये इन्हीं 16 का वादा जो है वो किन से किया गया था? पीपल्स पीपल्स पार्टी से। पार्टी तो से। पीपल्स पार्टी की अपनी सरफून में, यानी मतलब यह है कि जो गबोल साहब जो उनके पीपल्स पार्टी के एक मुक्तदर लीडर हैं, उन्होंने टीवी टॉक शोज के अंदर बैठ के इसका वो किया, लेकिन उसने कहा कि वो यार हैप्पी, हम खुश हैं, अल्लाह का तो शुक्र हमें, अदा किया जी, बढ़ा दिया। क्योंकि उन्होंने नून लीग के इंजाम के से उन्होंने शुक्रिया इसलिए किया कि अगर ये हमें ये 11 सीटें भी ना देते तो हम क्या कर लेते, तो और शायद एक आध सीट और भी मिल जाए उनको, तो 12 सीट जो है ना। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, और मैं तो उन लोगों में से हूं जिन्होंने तो किसी कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जी जी। मैंने आप ही के प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यूअसली ये कहा कि हुकूमत जो है वो पीटीआई की बनेगी, मेजोरिटी पीटीआई लेगी, और फैसला ये हुआ है कि पीटीआई को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी को, और तीसरे नंबर पे नून लीग को रखा जाएगा। और वही वही तरतीब जो है वो आपने रिजल्ट के अंदर देखी है। तो ये चीज अगर हम एक हफ्ता पहले, यानी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, और हत्ता के जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे उससे एक दिन पहले, यानी 25 को इलेक्शन थे, 24 का हमारा प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि नून लीग जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि वो लोग अंदाजा कर रहे थे जो पीटीआई जो 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 मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े जलसे हुए उसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन, और इस तरह का लगता था कि जैसे बहुत ही चार्ज क्राउड है। तो लोग ये सोचते थे कि इतना बड़े चार्ज क्राउड को अब मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए पीटीआई यानी कैंपेन के एतबार से, लोगों की पार्टिसिपेशन के एतबार से, नो डाउट कि मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पे थी। लेकिन और आज भी अगर अब उसको वोट बैंक निकाला जाए तो मुस्लिम लीग नून ने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं, और पीटीआई ने जो है वो 6 लाख वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी के 3 लाख और 50,000 या कुछ इस तरह के अराउंड में वोट हैं। लेकिन लेकिन सीटें। लेकिन तरतीब उन्होंने जो जो पहले से तय की थी, जो पहले से हमें पता था, जो हम बार बार ये चीजें कहते भी रहे हैं, तो अब जो नताइज हैं इन पे रोने की, इस पे अचंभे की कोई बात नहीं थी। और चूंकि यहाँ इलेक्शंस हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है, मतलूबा नताइज बरामद करती है। एक मिनट, चलो जी। एक जी। चीज, असल मसला क्या है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दुनिया को ये बताना चाहती है, और उसी सेंसिटिविटी के तहत वो हमेशा यहाँ मनोवड़ हुकूमतें बनाती हैं कि ताकि हम ये दुनिया को बता सकें कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है बाहरी अक्सरियत से वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करते हैं, उनको किसी किस्म के कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, उनकी उनकी वो हर तरह से पाकिस्तान से मुतमईन है। वो अभी भी आप देखें कि नून लीग ने अगरचे तहरीक चला वो इलेक्शन कैंपेन में ये वादा किया था, और ये कहा था कि अगर इलेक्शन रिग्ड हुए तो हम जो है वो 10 शराय दस्तूर पे बैठेंगे धरना देके। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये खासा
खासा मुश्किल है। अगर ये सिर्फ है मरियम नवाज साहिबा पे हो या आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप पे हो, तो ये कल जाके भी वहां बैठ सकते हैं। लेकिन ये बैठेंगे इसलिए नहीं कि इनको ये कह के कि इससे हिंदुस्तान फायदा लेगा, हिंदुस्तान को ये प्रोपेगेंडा करने में आसानी रहेगी कि जो कुछ हमारे यहाँ आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो वहां कौन से दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के वसी तर मफाद में अपने साथ होने वाली हर जुल्म, हर ज्यादती और हर महरूमी को आप बर्दाश्त करें, क्योंकि अभी हम हमारी जो जंग है वो हिंदुस्तान के साथ हो। तो हिंदुस्तान के नाम पर, यानी कि हिंदुस्तान इससे फायदा ना उठा ले। पाकिस्तान के अंदर कभी जमहूरियत के पौधे को मजबूत नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान की जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूक की या कानून की हुक्मरानी की बात की, उनको इंडियन एजेंट कहा गया। और आज जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो मुझे अब भी कंस्टेंट है कि नून लीग आजादाना तरीके से इस पे कोई भरपूर एहतजाज कर पाएगी या नहीं करेगी, या इसी तरह इसी तरह की गो बस स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके बाद ये जाके तो असेंबली फ्लोर पे जाके तो हेल्प ले लेंगे। और ये जितने भी शोर शराबे, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद कुछ ना लोग एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन बिलाखिर फिर ये असेंबली के इलेक्शन तो हो गए, जी इलेक्शन तो हो गए, जीत गए। मेरा सवाल जो मैंने एक बात ये की थी कि जब एक जमात, वो खैर इंपोर्टेड है या एक्सपोर्टेड है, दैट्स नो मैटर, वो आजाद कश्मीर में आई, इलेक्शन लड़ी, जैसे जीते 40 उधर से ली, 50 ली, सीटें ले ली। उस जमात का जो सदर, जो आजाद कश्मीर में जिसका सदर नामजद किया गया, बनाया गया हुआ है, या वो जैसे लोगों ने बनाया है, उस ये हक नहीं होना चाहिए कि वो अपना वजीर आजम और अपने वजीर खुद नामजद करें? उसको बिल्कुल प्रिंसिपली आप बात प्रिंसिपल की कर रहे हैं, लेकिन सुनिए ना, सुनिए, इन सबको पता है कि हमारी जीत का दारोमदार इस्लामाबाद की कुर्सी पे था, और इस्लामाबाद की कुर्सी में इमरान खान साहब बैठे हुए थे। तो लिहाजा ये सब लोग अगर इलेक्शन जीते हैं तो ये अपनी किसी एक कोई हल्का हो सकता है, बल्कि 5-6 भी हो सकते हैं। कमर साहब फिर हार गए। अच्छा, तो जो हल्काजात, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने तहें भी मतलब यह कि जीत सकते हैं, कुछ हल्कों को जानबूझ के फ्री भी छोड़ा जाता है इंडिपेंडेंट की, चलो जो भी जीत जाए वो है। लेकिन बात यह है कि चाहे वो नून लीग का कैंडिडेट हो, चाहे वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, तो मैंने आपको तमीदन इसीलिए कहा था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के सदर थे आजाद कश्मीर के सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने पीपल्स पार्टी को उस सख्त तरीन मार्शल ज़ियाउल हक के दौर में भी उसको न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रावला कोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया, जिसमें हजारों लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन जब वक्त आया तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपना फैसला किया, और सरदार इब्राहिम साहब की निस्बत और जो है वो उन्होंने किसका इंतखाब किया, मुमताज राठौर साहब का। मुमताज राठौर साहब बहुत पीपल्स पार्टी के लायल थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनकी किसी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल आप कह रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल तो पहले भी वायलेट होते रहे, और उसमें ये सारे एमएलए जो है ये शरीक होते रहे हैं। सरदार इब्राहिम में तो फिर भी इतना थप्पड़ था, इतनी ताकत उसमें, वो जरूरत थी कि वो उसने तो एहतजाजन फिर अलग से पार्टी बना ली। ये इस वक्त जो एमएलए हैं इनमें कोई, यानी सबसे मुक्तदर लीडर जो है वो पूरी पीटीआई आजाद कश्मीर में अगर कोई है तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। जी, मैं यही तो बात कर रहा हूं। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ये कभी भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो पार्टी को से बगावत कर दे अगर उनको जो है वो वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा तो। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आज भी जो जरूरत है जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से बाकी किसी की निस्बत सुल्तान महमूद चौधरी साहब की ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि वो हर जगह
कुछ ना कुछ लोगों को, कुछ ना कुछ कश्मीरियों को मैनेज करके तो डेमोन्स्ट्रेशंस करवा सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। और अगेंस्ट इंडिया उन्होंने पूरे इन 5 सालों में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कैंपेन की इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो शायद उन खिदमात के सिले में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, नॉट इमरान खान, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फोर्स करे कि आप सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म नामजद करे, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लोगों की जमहूरी या हुकूक की तहरीक में कोई रोल नहीं प्ले किया। अलबत्ता वो हर जगह एंटी इंडिया मुजाहिरों में, प्रोपेगेंडे में हमेशा सफाई अव्वल में रहे, जो आज़ाद कश्मीर का कोई और लीडर नहीं। हालांकि सभी के जज्बात शायद इसी तरह के थे, लेकिन उसने चूंकि ज्यादा मैनेज किया, और उसकी बड़ी वजह जो है वो उनकी उनकी बरादरी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बरतानिया में और मुख्तलिफ जगहों पे था, और उनकी एसोसिएशन, उनकी इंस्पिरेशन जो है वो उनके साथ थी। तो लिहाजा ये एक उम्मीद की जा सकती है कि वो फैक्टर्स जो है वो सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हक में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि अगर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए, तो ना बनाया गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा किसी भी ऐसे प्रोसेशंस को लीड करें या आके इस तरह की कोई वो हरकत करें। तो यहाँ इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की, ये सुल्तान महमूद चौधरी साहब की वजीर आजम बनना वो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनकी जरूरत इस वक्त ज्यादा है कि वो सुल्तान महमूद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर देखें। इमरान खान साहब को तो जो पैसे देगा, पहले भी ये सीटें बिकती रही हैं, मतलब ये कि इनका सौदा होता रहा है कि जिन्होंने जरदारी साहब को पैसे ज्यादा ऑफर कर दिए तो वो सदर बन गया, वो वजीर आजम बन गया। सिवाय एक दफा जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में ऑन मेरिट यानी वर्कर्स की सतह पे, जिसमें पैसे का कोई लगाव दखा नहीं था, उसमें उनकी जाति पसंद और नापसंद को आप कह सकते हो। लेकिन उसके बाद तो जितने ओहदे यहाँ ओहदेदार और मिनिस्ट्रियां, ये तो जबान ज्यादा आम है कि पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर बनते थे, जो ओहदेदार वो होते थे, बल्कि एक दफा तो एक साहब को जो है ना रवाना कर दिया कि तुम सदर हो, और पीछे मतलब यह है कि जो है ना वो एक दूसरे बंदे को वो कर दिया गया, चूंकि उन्होंने ज्यादा अपनी खिदमात के और ज्यादा यानी जिसको इफ्जाना कहते हैं या ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो नतीजा यह है कि पीपल्स पार्टी के उस वर्कर को जो बानी में बानी था, उस बंदे को प्रेफर दिया गया कि जो कभी किसी पार्टी का लाइल रहा ही नहीं है, और वो उसको सदर बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब को एक ही एज जाता है, और वो है पाकिस्तान की इस वक्त अपनी जरूरत। ये उन पे कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि उनकी वो सारी खिदमात जो उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की हैं, तो उस वफादारी के सिले में आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम, तो चूंकि उसके तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के तो एक जस्ट मतलब यह है कि एक आप कह सकते हैं कि एक ओहदा है नुमाइशी सा, जो आप अपने मकामी लोगों पर एक रोब दाब कायम रखने के लिए तो ये कर सकते हैं, या किसी किसी ट्राइब का ये प्राइड तो हो सकता है कि हमारे कबीले का वजीर आजम बन गया। अदरवाइज तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप एक्ट 74 में देखें तो आज़ाद कश्मीर के सदर और वजीर आजम इनकी हैसियत एक दस्तखत करने वाले के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो दस्तखत भी ताबे मंजूरी हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के। तो और इमरान खान ने तो हमेशा पैसों की, तो उन्हें तो पैसों वाले को ज्यादा प्रेफर किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि तनवीर अलियास साहब ने इस पूरी यानी यानी यूँ समझें कि पीटीआई को बूस्ट देने में इनके अखराजात, इसमें कैंडिडेचर्स आईएसआई के साथ मिलके कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, किसको कितने लेवल की पुश चाहिए, तो उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने लॉबी भी की, तो और पैसा भी उन्होंने बेदरेग खर्च किया। हत्ता के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनको भी उन्होंने यानी जो आईएसआई के ऑफिसर्स मकामी और हर जगह के, और सबसे बड़ा इंचार्ज भी उन्होंने उसको खरीदा, उसको पैसे दिए। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं जस्ट एक आपको याद होना चाहिए ये कि जिस वक्त मुस्लिम लीग के कायम मकाम सदर थे जावेद हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
और किसी ने उनके हाथ में एक खत थमा दिया, और वो खत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पढ़ लिया, जो किसी फौजी का था, जो उनके नाम उन्होंने भेजा था। नतीजा क्या हुआ कि वो खत पढ़ने के जुर्म में जावेद हाशमी साहब को गद्दारी का मुकदमा उन पे दर्ज किया गया, उन पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया, और एक लंबे अरसे तक वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करते रहे। बेयरहस के एक ऐसा आदमी जिसने एक हाजिर सरबस कमांडर इन चीफ ऑफ द एरिया, उसको जो है वो रिश्वत दी, वो पकड़ा गया, और अल्टीमेटली must be fooling the community and some political parties। तो उसको जनाब उनकी खिदमत वापस की गई, और फिर दूसरा बंदा भेजा इस इंस्ट्रक्शन के तहत कि जो कुछ बचा खुचा उससे नहीं, जो काम वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके वो आप करें। किसी को उनके खिलाफ तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई और तो किसी की नजरों में नहीं आ गई। तो जिस आदमी ने फौज के अंदर रिश्वत का बाजार गर्म किया, और आज वो मैं कहता हूँ कि उसने क्या करना, मैं तो उसको सलाम करता हूँ कि उसकी इंटेलिजेंस, हाउ ही मनोवर्ड ऑल दीज थिंग्स। अगर आजाद कश्मीर ने कोई पुत्र पैदा किया जो अपने तहीं पैसों से इस सारे ढांचे को बेनकाब कर सकता है, तो वो तो तनवीर अलियास साहब हैं। इसलिए पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स को भी उसको सलाम करना चाहिए कि कम से कम इस आर्मी ने जो एक वैसे तो वो खैर मतलब यह है कि वो जो बैरियर टाउन वाले रियाज हैं, तो उसने भी बहुत सारे जनरलों को, और इसने भी, आप ये अंदाजा करें कि जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो है, वो तनवीर अलियास साहब के वालिद साहब का जो है ना, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर है। दादाजी का चलो दादाजी वो कर लें। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें आप दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं, आप प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं, लेकिन इन इलेक्शन और इन इलेक्शनों में जीतने वालों की जो पोजीशन है, वो यूं समझें कि इस्लामाबाद की कुर्सी के मरूने मिन्नत हैं। इसलिए किसी किस्म की कोई बगावत नहीं होगी। इमरान खान जिसको नामजद करेंगे वो जाके हल्फ उठा लेंगे, वो वजीर आजम बन जाएगा, और किसी किस्म की कोई बगावत नहीं की। हाँ, दिलों में रंजिश हो सकती है, हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते, उसके बाद फिर ये अपने अपने बंधु को कि इसको ये मिनिस्टर बना दें। यानी आखिर में वो जिसको कहते हैं ना कि घड़ा टूटा और उसका गलना हाथ आया, जिसकी अपनी जबाने जाने के घड़ा पजिया उन्नू हाथ आया। ठीक, तो आखिर में ये मतलब यह कि कुछ वजारतों शर्तों पे, वही कबीलाई बुनियादों पे, लाइक पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की बुनियाद पे रिकमेंड करेंगे, और वो उनकी रिकमेंडेशन कबूल कर दी जाएगी। अलबत्ता जो एज हासिल है वो हासिल है सुल्तान महमूद चौधरी साहब को, और मैं समझता हूँ कि वही बनेंगे। मेरा मेरा ये वो है, इसलिए कि इस मौके पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको नाराज करने की मुतअम्मल नहीं हो सकती। और फिर आगे जो उनके डिजाइन हैं, उन डिजाइन्स को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सुल्तान महमूद चौधरी ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत तनवीर अलियास साहब या कोई और। ठीक है सर। अगरचे मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि वो अनवारुल हक हैं को ये मुमकिन है सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर अलियास आपस में हैं वो करते जाएं, और चूंकि उनके भी वो भी बड़े गुड बुक्स में है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के। जी। लेकिन शायद ये है कि उनको सीनियर मिनिस्टर वो सुना है ये बात, कह दिया गया है, मैसेज कर दिया गया है, और उन्होंने भी अमन्ना व सदकना कर दी है। बल्कि वो खुश हुए होंगे अंदर से कि कहीं फिर मुझे स्पीकर की कुर्सी पे ना बैठा दिया जाए कि मैं बस मतलब ये कि ठक ठक करता रहूं। चलो देखें क्या होता है अभी। तो ये टाइम हमारा हो गया है, 45 मिनट हो गए फिर जनाब। तो नाजरीन सामीन, आपने सुना कि शौकत साहब ने कल अगर हमने गुफ्तगू की या कल का प्रोग्राम किया जी, तो चूंकि कुछ थोड़ी मसरूफियात भी हैं, कल शायद प्रोग्राम ना कर पाए, परसों प्रोग्राम करेंगे। तो उसमें इस वक्त जो जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और उसके जो असरात जो है वो गर्दनवा में पड़ रहे हैं, और जैसे जो जो अपने तालिबान हैं
जिन्होंने ईरान की बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बॉर्डर्स को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो इसको देखना है कि क्या ये कोई 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 उस पे मेरे डिजाइन पे सवालात थे, लेकिन डिजाइन अगले है। वाले परसों और करूंगा। हाँ जी जी ठीक है। एक दो तो सवालात ये हैं कि बैन अवी तौर पे जब कोई बंदा रिफ्यूजी या जाइलम लेता है, किसी जगह मांगता है, तो उसको देनी चाहिए, उसको वापस करना, ये बात करेंगे यार। ठीक है नाजरीन सामीन, अब हमारा वक्त खत्म हो जाता है और मैं शौकत साहब इजाजत लेने से पहले अर्ज करूं कि उन्होंने जो तजिया किया उसमें जो बिल्कुल नहीं, हमने किसी की हमायत नहीं, कुछ नहीं। हालात का ये तकाजा है कि आज़ाद कश्मीर में अगर वज़ीर आज़म को बने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बने, तो मैं आपसे इसी पे इजाजत चाहता हूँ। ये हालात का तकाजा नहीं है, जी ये हालात का तकाजा नहीं है, और ना ये कोई हमारी ख्वाहिश है, बल्कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जरूरत है। ये ठीक सुल्तान महमूद चौधरी पे कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि ठीक उन खिदमात का जो वो बरसा बरस से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो इंजाम दे रहे थे, उसका एक सिला उनको मिलेगा या मिलना चाहिए। ये ठीक है हम सर। बात कर सकते हैं। ओके जी, ओके, थैंक इजाजत यू। चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।